हेलो, हाय सभी को राम राम, राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जान की क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और हाँ, अपनी तैयारी में लगे होंगे। और हाँ, अगर आप लोग लगे नहीं है ना, तो लग जाइए यार। इस बार का आंकड़ा जो है ना, आप लोग के सीटेट रिजल्ट जो आप लोग का 2024 में था, आपके दिसंबर का, कहिए तो आपके 26,93,000 और 526 लोगों ने फॉर्म फिल किया था। कितने लोगों ने? फर्स्ट और सेकंड पेपर का मिला के मैं बोल रही हूँ। और आप लोग का आंकड़ा कितना बना है? मात्र आपके 22,80,076 लोगों ने मात्र रिजल्ट को पास करा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सीटेट बहुत हार्ड नहीं है। सीटेट आपके समझ पर आधारित है। अगर आप लोगों ने, मैं अगर बाल विकास का हूँ, तो आप लोगों ने अगर कोहलबर्ग, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, मैस्लो, ये जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं जिन पे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए सीटेट का सॉरी सीटेट के फेवरेट आप लोग के मनोवैज्ञानिक मैं बोलूँ ना, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, कोहलबर्ग। हाँ, मैस्लो से भी क्वेश्चन आता है, मैं बोलूँगी तो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं। आप लोग को समझना है तो मात्र आप 3 मनोवैज्ञानिक को समझ लीजिए, एकदम दिमागी, मतलब दिमाग में उन लोगों को बैठा लीजिए। इन 3 लोगों को अगर आप लोगों ने समझ लिया ना, तो मैं श्योर बोल रही हूँ आप लोग सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे और इतना कम रिजल्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा इनको समझने की कोशिश करिए, वैसे इतना रिजल्ट हार्ड नहीं बनेगा। और हाँ, एक चीज़ आप काम करिए, अभी से अगर आप लोगों ने तैयारी में नहीं, मतलब अभी सोच रहे हैं कि चलो जुलाई में अभी फॉर्म आने वाला है, फॉर्म आएगा तो जुलाई में तैयारी कर लेंगे, तो फिर ऐसा ना सोचिए। आप लोग टारगेट बनाइए। इस बार हो सकता है भर्ती आने वाली है, आ ही जाए, किस्मत चांस दे ही दे, तो अब हाथ पे हाथ ना रखिए। ठीक है, आप लोगों को किस्मत अगर मौका दे रही है ना, तो आप लोग उसका लाभ उठाइए। ये नहीं, देखिए सीटेट मैम, ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ बहुत, हाँ इस बार का पेपर मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा मॉडरेट पेपर था, मतलब बच्चों को हार्ड लगा है, फंसाऊ क्वेश्चन था। लेकिन अब ये मत सोचिए आप लोग कि मतलब अब करेंगे ही नहीं, क्या इतना हार्ड आ रहा है? हार्ड नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आप लोग समझ पे अगर आप लोग समझ के चलेंगे ना, सीटेट बहुत ईजी है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग लॉरेंस कोहलबर्ग को समझते हैं। अच्छा, इन्होंने क्या दिया है? इन्होंने जो है ना मोरलिटी, नैतिकता का सिद्धांत दिया है। क्या है इनका सिद्धांत? इनका सिद्धांत और जीन पियाजे का सिद्धांत जो है ना, मैच करता है। ठीक है, इन्होंने 3 स्टेज बताया। ठीक है, और उसे बांट कितने दिया है? तो 6 में बांट दिया है, 6 अवस्थाओं में इसको बांट दिया है। आपके 3 स्टेज इन्होंने बताए हैं। ये कहते क्या है कि यह वह गुण, नैतिकता, आपकी मोरलिटी जो होती है, वह गुण होती है जिसमें हम सही या गलत की पहचान करते हैं। इसे सामाजिक परिवेश से सीखा जाता है। जब बालक का जन्म होता है तो न तो नैतिक होता है, ना ही अनैतिक होता है, वह अच्छा है बुरा समाज से ही सीखता है। जो बच्चा होता है ना, हमारे बच्चे, मतलब आप मान लीजिए, अपने आप को समझिए, चाहे कोई भी बच्चा ले लीजिए, क्या बच्चा अपने इन्वायरमेंट से नहीं सीखेगा? बच्चा जाहिर से सीखेगा। अगर आप कुछ भी बड़ा, अगर इंसान कुछ कर रहा है ना, तो बच्चा उसे देख के सीखते हैं। बच्चा जो होता है अपने समाज से इंटरेक्ट करता है। तो आप लोग मान के चलिए, जो भी देखिए आपके जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, क्या कहते हैं, वाइगोत्स्की जो है ना, भाषा को बहुत महत्व देते हैं, उन्होंने सामाजिकता को प्रधानता दिया। और जीन पियाजे क्या है, इन्होंने विचार को प्रधानता, लेकिन मानते ही दोनों लोग हैं समाज को। ठीक है, तो जितने भी मनोवैज्ञानिक आप लोग पढ़ेंगे ना, उन्होंने इन्वायरमेंट को बहुत प्रधानता दिया है, क्योंकि बच्चे जो है ना अपने इन्वायरमेंट से ही तो सीखेंगे। तो ये आप लोग मान के चलिएगा कि बच्चे जो हैं अपने इन्वायरमेंट से, जो भी सही हो गलत हो, सारे अपने इन्वायरमेंट से ही सीखेंगे। तो क्या बोल रहा है कि यह वह गुण होता है जिसमें हम सही या गलत की पहचान करते हैं। इसे सामाजिक परिवेश से सीखा जाता है। जब बालक का जन्म होता है तो ना तो नैतिक होता है, ना ही अनैतिक होता है, वह अच्छा या बुरा जो भी होता है, वह अपने समाज से सीखता है। इन्होंने क्या किया है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था जो है, 1 सेकेंड वेट करिएगा, 2 मिनट आप लोग। इन्होंने क्या बताया है, 6 अवस्थाओं को विभाजित करा है। चलिए, 6 अवस्थाओं में इसको विभाजित किया है। वह उन्हें सार्वभौमिक, यूनिवर्सल, मतलब उसे आपके जो है, उन्होंने इसे सार्वभौमिक माना है, यूनिवर्सल माना है। सार्वभौमिक का तात्पर्य क्या होता है? आप लोग समझ लीजिए कि कोई भी बच्चा हो, वह इन अवस्थाओं से होकर अवश्य गुजरता है। नैतिक विकास की अवस्थाएं जो होती हैं, एक निश्चित क्रम में आती हैं। इस क्रम को बदला नहीं जा सकता है। नैतिक अवस्था की अंतिम अवस्था जो होती है, पहुँचने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम होती है। नैतिक तर्क शक्ति के आधार पर यह बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता लाती है। ठीक है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत, स्टेज ऑफ थियरी भी कहा है। उन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत को 6 अवस्थाओं में विभाजित करा है। इन्हें यूनिवर्सल या सार्वभौमिक माना है। सार्वभौमिक तात्पर्य होता है कि कोई भी बच्चा हो, इन अवस्थाओं से होकर अवश्य गुजरेगा। नैतिक विकास की अवस्था जो होती है, निश्चित क्रम में आती है। इस क्रम को बदला नहीं जा सकता है। नैतिक विकास की अंतिम अवस्था जो होती है, पहुँचने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम होती है। नैतिक तर्क शक्ति के आगे
आधार पर बालक जो होता है व्यक्तिगत भिन्नता होती है, ठीक है। अच्छा देखिए इन्होंने कितने स्टेज बताए हैं। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को कुल 6 अवस्थाओं का वर्णन किया है, लेकिन उन्होंने दोनों अवस्थाओं को एक साथ रखकर इन्होंने इनको 3 स्तर पर रखा है। वह इसकी व्याख्या करते हैं जो कि इस प्रकार है। कैसा है? तो आपका फर्स्ट स्टेज बताते हैं इन्होंने बताया है पूर्व परंपरागत अवस्था। इनका फर्स्ट स्टेज जो है ना आप लेके पूर्व परंपरागत अवस्था जो होता है प्री कॉन्वेंशनल लेवल, ठीक है। इसमें जो होता है स्टेज ऑफ ऑर्डर पनिशमेंट, इसमें क्या बोलता है आज्ञा एवं दंड की अवस्था। इसमें जो बच्चा होता है ना, बच्चा अपनी मम्मी पापा का बात इसलिए मानता है ना कि मुझे दंड मिलेगा, ठीक है। क्या बोलता है कि मम्मा मुझे मारेगी अगर ये कार्य नहीं करता हूँ, ठीक है। तो आज्ञा एवं दंड की अवस्था जो होती है ना आपकी पूर्व परंपरागत अवस्था जो प्री कॉन्वेंशनल लेवल होता है उसमें कि फर्स्ट स्टेज, ठीक है। सेकंड क्या बोलता है अहंकार की अवस्था। इसमें जो होता है ना बच्चा कोई भी कार्य इसलिए करता है, बोलता है मान लीजिए कि कोई भी कार्य वो करता है कि मम्मा मेरी पीठ खुजाओ तो मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा, मतलब सेल्फ लव, मतलब जो होता है कि तुम मेरी वाली करो तो मैं तुम्हारा करता हूँ ना। तो यहाँ पे हो जाएगा अहंकार की अवस्था। क्या होता है स्टेज ऑफ ईगो। तो आपकी पूर्व परंपरागत अवस्था में एक होता है आज्ञा एवं दंड की। यहाँ पे सेकेंड लेवल क्या बोल रहे हैं सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। तो यहाँ पे आपका सेकेंड लेवल जो आपकी परंपरागत अवस्था जो कॉन्वेंशनल स्टेज होता है, यहाँ पे बच्चा जो है समाज के प्रति जो भी समाज जो है समाज के अकॉर्डिंग जो भी न्याय होता है, जो भी कानून जो भी लॉ होता है तो उसके आज्ञा के अनुसार, मतलब कानून अगर ये कह रहा है तो उसे मानना वो उचित समझता है। तो यहाँ पे बच्चा होता है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान करने लगता है। स्टेज कौन आता है? तो आपके सेकेंड लेवल होता है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। क्या होता है? एक होता है कि परंपरागत अवस्था में आपका प्रशंसा की अवस्था, जहाँ पे बच्चे को प्रशंसा की आवश्यकता होती है। सेकंड हो जाता है सामाजिक व्यवस्था के प्रति अपने सम्मान की अवस्था हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे समाज जैसा, मतलब समाज के अकॉर्डिंग कार्य करता है। अगर समाज में ये सब सही है तो वो उसके अकॉर्डिंग कार्य करने लगता है, ठीक है। अच्छा ये स्टोरी कैसी होती है समझ लीजिए आप। एक हिंज नाम के हिंज रहते हैं, ठीक है। स्टोरी जो होती है एक हिंज की होती है। हिंज जो होते हैं ना, हिंज की वाइफ जो होती है ना वो बीमार पड़ जाती हैं, लेकिन ऐसी बीमारी होती है जिसकी दवा कहीं भी नहीं मिलता है। लेकिन वैसी ही दवा जिस दवा की उनकी ज़रूरत होती है ना पूरे मतलब शहर में ढूंढ लेता है, सिर्फ एक ही डॉक्टर के पास रहता है, ठीक है। तो वो जो डॉक्टर रहता है वो दवा जो बोलता है मैं 2 गुना में दूंगा, मतलब जितना उसकी औकात नहीं रहती हिंज की उतना वो दाम मांगता है। और अगर वो दवा नहीं मिलता है तो हिंज की वाइफ मर भी सकती है। तो वो क्या सोचता है कि वो बोलता है कि मतलब मुझे दवा दे दो, वो बोलता है मैं नहीं दूंगा। फिर दुविधा में, अब डिलेमा में अब दुविधा पड़ता है। आपका जो हिंज होता है वो क्या करता है दवा चुरा लेता है। तो आपकी मतलब पूरी स्टोरी जो है ना समझने लायक है कि जो बच्चा है, बच्चा के अनुसार जो है कि वो हिंज जो है जिसने चोरी करा है वो उचित करा है कि नहीं करा है। तो आपके जब 6th लेवल होता है तो बच्चा जो है यहाँ पे नैतिक तर्कणा, यहाँ पे बोल रहा है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान कर रहा है। लेकिन जब हाई लेवल की आपकी मोरल डेवलपमेंट हो जाएगी ना तो वहाँ पे बच्चा बोलता है कि उचित है, अगर वो नहीं बचाता हिंज तो शायद वो पूरी लाइफ मतलब अपने आप को कोसता कि मैंने ये काम अगर कर दिया होता तो शायद मेरी वाइफ बच गई होती। तो यहाँ पे बच्चा है आपके 3rd लेवल में जो हाई लेवल की आपकी मोरल डेवलपमेंट हो जाती है तो वहाँ पे बच्चा जो होता है अपनी थिंकिंग के अनुसार वो बोलता है कि मतलब जो हिंज ने करा है सही किया है। तो यहाँ पे आप लोग के 3 लेवल और आपके 6 स्टेज की जो बात कर रहे हैं कोहलबर्ग ने, ये सब पूरी हिंज को स्टोरी बस समझाने की बात करी है कि बच्चा जो है किस स्टेज में कैसे कैसे प्रोग्रेस करता है, कहाँ कहाँ उसकी हाई लेवल की, कहाँ लोअर थिंकिंग, कहाँ मतलब जैसे जैसे उसकी सोच होती है ना वैसे वैसे इन्होंने विस्तार से वर्णन करा है। यहाँ पे देखिए उत्तर परंपरागत एक होता है पोस्ट कॉन्वेंशनल लेवल स्टेज जो सामाजिक समझौते की अवस्था हो जाती है। यहाँ पर समाज जो बोलता है समाज के अनुसार समाज के समझौता जो भी बच्चा होगा आपके सोचने लगता है कि हमारा भी कोई उत्तरदायित्व है समाज के प्रति, जो है समाज के प्रति हमारे मतलब कोई भी जो भी व्यवस्था बना है उसके प्रति उत्तरदायित्व हो, मतलब वो समझने लगता है कि मेरा भी ये कार्य करना है, मुझे भी ये कार्य करना है, ये मेरा उत्तरदायित्व है, ठीक है। तो यहाँ पे सामाजिक समझौते की अवस्था जो होती है स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे बच्चा है समाज के प्रति जो भी व्यवस्था बनाया रहता है उसे एक समझौता मानकर उसी कार्य समझ करके वो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 3rd लेवल में आपके 1st लेवल, लेकिन जो सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था होती है आपके हाई लेवल, यहाँ पे बच्चा जो होता है ना यूनिवर्सल प्रिंसिपल आपके इंट्रैक्शन स्टेज होता है ना, यहाँ पे बच्चा जो होता है ना यहाँ पे जो सोचता है कि हिंज ने जो करा सही किया, क्योंकि शायद अगर वो अपनी वाइफ को नहीं बचाता तो शायद वो अपने आप मतलब खुद को माफ़ नहीं कर पाता। तो यहाँ पे जो
डेवलपमेंट होती है उसकी मोरलिटी की, यहाँ पे हाई लेवल की हो जाती है। तो आपके थर्ड लेवल का उत्तर परंपरागत स्तर की सेकेंड लेवल में जो होता है सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था। देखिए, तो अगर आप लोगों से देखिए क्वेश्चन कैसे आता है आप लोगों के, या तो आज्ञा एवं दंड का देगा, आपको सामाजिक समझौते की व्यवस्था पूछ लेगा, तो ऐसे ऐसे देगा। तो इसमें थर्ड लेवल और थर्ड से आप लोग याद रखिएगा, और इसमें जो भी स्टोरी होती है अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, और इस पर जरूर क्वेश्चन बन करके आता है आपके। तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार और समझ लीजिए आप लोग कि पूर्व परंपरागत अवस्था जो होता है, जब बालक बाहरी तत्व या घटना के आधार पर किसी व्यवहार को नैतिक या अनैतिक मानता है, तो उसकी नैतिकता शक्ति जो होती है प्री कॉन्वेंशनल स्तर की कही जाती है। इसकी दो अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी होती हैं? तो आज्ञा एवं दंड की अवस्था। यहाँ पर बच्चा जो होता है इस अवस्था का बालक व्यवहार बंद के व्यय पर आधारित होता है, और इसी डर से वह अच्छा व्यवहार करता है। मतलब वो इसलिए कार्य करता है ताकि मतलब मैं अच्छा कार्य करूंगा तो मम्मी खुश होगी, मतलब मम्मी मुझे प्यार करेगी। इस प्रकार नैतिक विकास की शुरू की अवस्था में दंड को ही बच्चों की नैतिकता का मुख्य आधार माना जाता है। बच्चा सोचता है कि दंड से बचने के लिए आदेश का पालन करना चाहिए। सही गलत का निर्णय दंड से और पुरस्कार से किया जाता है आपके फर्स्ट लेवल में, ठीक है। अहंकार की अवस्था स्टेज ऑफ ईगो जो होता है आपके सेकेंड लेवल में आ जाता है। तो यहाँ सेकेंड लेवल फर्स्ट स्टेज के सेकेंड स्टेज पे आ जाता है। इस अवस्था में बालक का व्यवहार जो होता है स्वयं की इच्छा को पूरा करने वाला होता है। उसे लगता है कि वही बात सही है जिसमें बराबरी का लेन देन हो, मतलब तुम मेरी ये कार्य करो तो मैं तुम्हारी कार्य करूँगा, हम दूसरे की कोई इच्छा पूरी करें तो हमारी भी इच्छा पूरी करेगा। इस अवस्था में जो बालक जो होता है अहंकारी होता है। यदि उसका कोई उद्देश्य झूठ बोलने से क्या चोरी करने से होता है तो वह काम करता है। इसे अनैतिक मतलब उसे नहीं समझता है। मतलब यहाँ पे अगर वो सोचता है कि मैं ये काम कर दूँ तो मतलब मेरा ये कार्य हो जाएगा, मतलब उसे अनैतिक नहीं मानता। यहाँ पे झूठ चोरी कुछ भी अनैतिक नहीं मान रहा है, तो आपके फर्स्ट लेवल में आ जाएगा। परंपरागत अवस्था कॉन्वेंशनल स्टेज जो होता है, इस अवस्था में बच्चों का व्यवहार उनके माँ बाप या किसी बड़े व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियम के आधार पर होता है। दो अवस्थाएं होती हैं इसमें भी। एक होता है आपकी प्रशंसा की अवस्था। यहाँ पे जो बच्चा होता है इसमें जो बच्चा होता है वह प्रशंसा पाने के लिए कार्य करता है। कोई भी कार्य होगा वो प्रशंसा पाने के लिए कार्य करता है। इससे बालक समाज को अच्छा लगने वाला व्यवहार करेगा, मतलब वो ऐसा कार्य करेगा जिससे सोसाइटी उसे अच्छा बोले, मतलब वहाँ पे प्रशंसा चाहिए उसको, जिससे वह प्रशंसा प्राप्त कर सके। उस व्यवहार को ही वह अनैतिक मानता है जिससे प्रशंसा मिलती है। इस नैतिक मानता है जिससे वो मतलब उसे प्रशंसा मिलती है। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। इस अवस्था में बच्चे के चिंतन का स्वरूप समाज और उसके परिवेश से निर्धारित किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे सेकंड लेवल क्या बोला? सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। यहाँ पे जो बच्चा होता है उत्पादकता में बच्चों के नैतिक विकास की अवस्था जो होती है सामाजिक आदेश कानून न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होती है। यह अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल प्रशंसा के लिए महत्व देता है। इस अवस्था में बच्चे पहुंचकर वह समझने लगते हैं कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध प्रत्येक कार्य को अनैतिक कहा जाता है। यहाँ पे बच्चा जो है ना समाज के प्रति सम्मान रख रहा है ना, समाज के प्रति जो भी उनकी व्यवस्था बनाई गई है, तो उसे लगता है कि कानून ये कार्य बोल रही है, तो कानून के प्रति अगर हम उल्लंघन कर रहे हैं तो शायद हम वो कार्य का उल्लंघन करके हम कुछ अपराध कर रहे हैं, उसको यहाँ पे ये लगता है। तो मतलब सम्मान की भावना आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे उत्तर परंपरागत जो आपके पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज हो रहा है, तो उत्तर परंपरागत स्तर के दो उपअवस्थाओं में बांटा गया है। सामाजिक समझौते की अवस्था, स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर अवस्था जो होता है, इस अवस्था तक आते आते वह समझने लगता है कि व्यक्ति व समाज के बीच एक समझौता होता है। व्यक्ति यह मानने लगता है कि हमारा दायित्व है कि हम समाज के नियमों का पालन करें, क्योंकि समाज हमारे हितों की रक्षा करता है। अगर नियमों का पालन नहीं करते हैं तो व्यक्ति के बीच का समझौता टूट जाता है। यहाँ पे मतलब नियम का उल्लंघन नहीं होना है। यहाँ पे ये सोच रहा है बच्चा कि अगर हम कोई भी ऐसा हमारे व्यक्ति मतलब हमारा जो दायित्व है, हम अपने समाज के नियम में जो भी नियम है उसका हम पालन करें। अगर हम नियम का पालन नहीं कर रहे हैं तो व्यक्ति व समाज के बीच जो हमारी समझौता है वो टूट सकती है। परंतु यह इस अवस्था में यह समझा जाता है कि समाज की सहमति से सामाजिक नियमों को भी बदला जा सकता है। यहाँ पे आपके उत्तर परंपरागत अवस्था में आपके हो जाएगा। सार्वभौमिक क्या बोल रहा है? यहाँ पे जो बच्चा होता है इस विवेक की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था तक व्यक्ति के अच्छे बुरे उचित अनुचित आदि विषयों पर स्वयं के व्यक्तिगत विचार विकसित हो जाते हैं। यहाँ पे बच्चा जो है ना अपनी सोच के कार्य करता है, ठीक है। यहाँ पे किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होता है। यहाँ पे ना समाज है ना तो कोई है, यहाँ पे खुद से सोच रहा है बच्चा। तो यहाँ पे अच्छा और बुरा उचित अनुचित क्या है स्वयं से ये विचार कर रहा है। तो वह अपने बनाए गए नियमों पर, यहाँ पर बच्चा जो है ना अपना खुद का नियम बना रहा है। तो इस अवस्था में बालक अपने विवेक का प्रयोग करता है। मतलब यहाँ पे जो बच्चा है ना आपके हाई लेवल की आपकी मोरल डेवलपमेंट यहाँ पे हो जाती है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन दिया है, आप लोग समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है
कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास नैतिक तर्क के चरणों के संदर्भ में किस चरण के तहत किसी बच्चे के गिरने की विशिष्ट प्रतिक्रिया होगी। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता पर आपको गर्व होगा, इसलिए आपको ईमानदार होना चाहिए। यहाँ पे बच्चा जो हो रहा है ना कि मतलब अगर आप अच्छे हैं, यदि आप मतलब आपके माता पिता को यहाँ पे गर्व को प्रशंसित कर रहा है, तो यहाँ पे आपके गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने की कोशिश यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो हो जाएगा कोहलबर्ग के नैतिक चरण के संदर्भ में किस चरण के तहत किसी बच्चे के गिरने की विशिष्ट प्रतिक्रिया होगी। यदि आप ईमानदार है तो आपके माता पिता को आप पर गर्व होगा, इसलिए आपको ईमानदार होना चाहिए। यहाँ पे मतलब बच्चा अपने लिए नहीं कर रहा है, यहाँ पे आप अपनी मतलब सोच रहा है कि मतलब अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी फैमिली चाहे मम्मी पापा जो भी हैं तो खुश होंगे। तो यहाँ पे गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन आपके सेकेंड स्टेज में आ जाएगा। ठीक है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार पारंपरिक स्तर के नैतिक निर्णय लेते समय किसके लिए व्यक्तिगत मोड़ होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व पारंपरिक स्तर के अनुसार, यहाँ पे पूर्व पारंपरिक स्तर पूछ रहा है, नैतिक निर्णय लेने के समय निम्नलिखित में से किसके लिए एक व्यक्तिगत मोड़ होगा। तो यहाँ पे होगा संभावित सजा शामिल हो जाए। क्या हो जाएगा, कोहलबर्ग के पूर्व पारंपरिक स्तर में पूछ रहा है ना, नैतिक निर्णय अगर ले रहा है कोई भी तो यहाँ पे सजा का वो सोचेगा कि मतलब सजा यहाँ पे मिल सकती है, यहाँ पे कानून को यहाँ पे समाज को वो प्राथमिकता दे रहा है ना, तो यहाँ पे सजा संभावित सजा शामिल है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर जो है सही अर्थों में नैतिकता की अनुपस्थिति को दर्शाता है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग में कौन सा स्तर जो है आपके फर्स्ट लेवल जो है आपका फर्स्ट लेवल है, यहाँ पे नैतिकता मतलब होता है, यहाँ पे नैतिकता होता ही नहीं है। नैतिकता जो होता है ना यहाँ पे होता ही नहीं। यहाँ पे जो बच्चा है ना, यहाँ पे आज्ञा और दंड होता है। यहाँ पे बच्चा जो है बोलता है कि तुम मेरी कार्य करो तो मैं तुम्हारी कार्य। यहाँ पे ईगो होता है। ठीक है, ईगो हम लोगों जैसा मतलब बड़े लोगों जैसा जो ईगो होता है वैसा नहीं। बच्चे जो होते हैं ना, यहाँ पे ईगो को प्राथमिकता दी गई है कि बच्चे जो होते हैं ये सोचते हैं कि तुम मेरी कार्य करोगी तो मैं तुम्हारा कार्य करूँगा। तो यहाँ पे होता है सेल्फ ईगो जो होता है बच्चों में आ जाता है। ठीक है, कोहलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक जो होता है, शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों को जन्म दे सकता है। कैसे दे सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन में दे रहा है आप लोगों को, व्यवहार कैसे करें, नैतिक मुद्दों पर चर्चा में उन्हें शामिल करना, व्यवहार के स्पष्ट नियम रखना और धार्मिक शिक्षाओं को महत्व देना। तो अगर कोहलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों को जन्म दे सकता है तो नैतिक मुद्दों पर चर्चा उन्हें शामिल करना। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को स्पष्ट चरण नहीं दिया है। कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभवजन्य आधार के एक सिद्धांत को प्रस्ताव रखा है। कोहलबर्ग ने प्रस्ताव किया है कि नैतिक तर्क विकासात्मक है और कोहलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर का हिसाब नहीं दिया। देखिए यहाँ पे जो है ना आलोचना इनका क्या है, एक इनकी शिष्या रहती हैं कैरोल गिलिगन। कौन होती हैं, कैरोल गिलिगन। ये विरोध इसलिए करती हैं कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मतलब नारीवाद जो होता है ना कि नारियों को कोई स्थान नहीं दिया। तो वो बोलती हैं कि मतलब अपने जो भी इनकी स्टोरी है, जो भी इनकी थ्योरी है ना, वहाँ पे नारियों का कोई महत्व नहीं, मतलब यहाँ पे पुरुष प्रधान इन्होंने क्या किया है ना, पुरुष प्रधान करा है। तो इनकी जो शिष्या रहती हैं कैरोल गिलिगन वो इसका विरोध करती हैं। तो आलोचना बोल रहा है ना, कोहलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर का हिसाब नहीं दिया है। और ये बात आपका फोर्थ ऑप्शन इसीलिए यहाँ पे सही होगा क्योंकि इन्होंने ये बोलती हैं कि मतलब ये नारीवाद मतलब यहाँ पे जेंडर स्टीरियोटाइप जैसा मतलब हो रहा है कि मतलब यहाँ पे पुरुषों को प्रधानता दिए हैं और यहाँ पे नारियों का कोई प्रधान मतलब यहाँ पे जो हिंज की वाइफ भी रहती है तो उनका भी कोई अस्तित्व नहीं दिखता है, मतलब उनकी भी कोई स्टोरी नहीं है। यहाँ पे जो भी हो स्टोरी है आप लोगों को पुरुष प्रधान ही मिलेगा, तो इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है आप लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है यहाँ यहीं तक था। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को कोहलबर्ग की नैतिक जो मोरल डेवलपमेंट है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर हाँ सच में आप लोग को सच में अगर आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो ना तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर मतलब एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप लोगों को सच में वीडियो पसंद आई होगी ना तो आप लोग को जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उन सबकी थ्योरी आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगी। तो मिलती हूँ सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरा राम राम, राधे राधे। आई होप कि आप सबको सीजन पसंद आया हो। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे।